हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में ज्ञान भारती में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। और बहुत जल्दी से हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये दो भागों में बना वीडियो है। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम की ग्रंथियों का हमने कवर किया है, और अगले भाग में हमने कवर किया है इसका बचा हुआ भाग। और अंतःस्रावी तंत्र से जुड़ी हुई जो बीमारियां, डिफिशियंसी या ओवर सिक्रीशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं ह्यूमन बींग्स में, तो उन बीमारियों को हमने कवर किया है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इस तंत्र के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। हम जान लेते हैं हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे कि हार्मोन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। ध्यान रखेंगे, हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ या रसायन होते हैं। आगे देखते हैं, सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण हार्मोन करते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ या रसायन होते हैं जो कि सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हैं। तो हार्मोन के बारे में हमें इतना जानना जरूरी है। अब जानते हैं पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि भी है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, लेकिन हाइट में वो भारतीय टीम में अपने समय में या आज भी अपन देखें तो सबसे छोटे हैं। तो छोटे हैं लेकिन मास्टर ब्लास्टर हैं। तो पीयूष ग्रंथि भी छोटी है लेकिन मास्टर ग्लैंड है, और शरीर के लगभग सभी हिस्सों को प्रभावित करती है। तो जानते हैं पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। ध्यान रखेंगे, ये हाइपोथैलेमस आपको दिख रहा है और इसके नीचे मैंने ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ बनाई है। तो हाइपोथैलेमस के नीचे बेस ऑफ ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्थित होती है। हाइपोथैलेमस बेस ऑफ ब्रेन में स्फेनॉइड हड्डी के सिला टर्सिका में। ध्यान रखेंगे, अगर हम और डीप में जाएं तो स्फेनॉइड हड्डी के सिला टर्सिका में ये स्थित होती है, बेस ऑफ ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे। इसका भार 0.6 ग्राम होता है, मटर के दाने के समान होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मटर के दाने के समान होती है, भार 0.6 ग्राम होता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कही जाती है, मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। इसकी लंबाई 10 mm यानी मिलीमीटर, और चौड़ाई जो है वो 9 mm यानी 9 मिलीमीटर होती है। महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है ये ग्रंथि, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है। और लगभग 13 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन ये जो ग्रंथि है वो करती है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में मुख्यतः 2 लोब पाए जाते हैं। एक एंटीरियर यानी सामने का लोब होता है, दूसरा पोस्टीरियर यानी पीछे का लोब होता है। इसमें जो एंटीरियर लोब होता है वो अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ जो हार्मोन्स हैं उसमें ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। और एग्ज़ाम पर्पज से भी एंटीरियर के हार्मोन्स को कई बार ये देखा गया कि पूछा जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं एंटीरियर लोब्स के हार्मोन के बारे में। तो एंटीरियर लोब में हम देखते हैं कि सबसे पहले वृद्धि या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ध्यान रखेंगे, वृद्धि ग्रोथ यानी या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो है निकलता है। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, वृद्धि या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट नेम में STH भी कहा जाता है। शरीर की वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। अधिकता से एक्रोमेगाली विकार तथा कम होने से ड्वार्फिज्म यानी बौनापन हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वृद्धि या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो शरीर की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर ओवर सिक्रीशन होगा इसका तो एक्रोमेगाली, और अगर कम सिक्रीशन होगा तो बौनापन यानी ड्वार्फिज्म का विकार जो है वो पैदा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं थायराइड प्रेरक यानी थायरोट्रॉपिक हार्मोन। नाम से स्पष्ट है, थायराइड प्रेरक या थायरोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे TSH भी कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन तथा नियंत्रण के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को प्रेरित करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का निकलने वाला हार्मोन जो थायराइड प्रेरक यानी थायरोट्रॉपिक यानी TSH हार्मोन है जिम्मेदार होता है। ये हमें ध्यान रखना है, इसके नाम से ही स्पष्ट
हो जाता है। इसके बाद आता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नाम से बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल सामान्य सा नाम है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक ACTH। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH यह अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उसे हार्मोन स्त्रावण के लिए प्रेरित एवं नियंत्रित करता है। बहुत सामान्य सी बात है, हमारी किडनियों के ऊपर छोटी छोटी दो ग्रंथियां दोनों तरफ स्थित होती हैं जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। उस एड्रिनल ग्रंथि में मुख्यतः दो भाग होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ACTH यानी एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है और उससे निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स का जो कॉर्टेक्स हिस्सा होता है वो हिस्सा होता है बाहर का, जो मेडुला होता है वो अंदर का और कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर का। अगर किसी भी ग्रंथि में, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो या कोई भी भाग हो, अगर कॉर्टेक्स कहा जाएगा तो कॉर्टेक्स यानी आउटर, और अगर मेडुला कहा जाएगा तो मेडुला यानी इनर। तो आउटर लेयर यानी कॉर्टेक्स से निकलने वाले दो महत्वपूर्ण हार्मोन कार्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, दो महत्वपूर्ण हार्मोन जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन को नियंत्रित करने का काम जो है वो ACTH हार्मोन करता है। इसके बाद हम देखते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। दो प्रकार के होते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसे पुटिका प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसे GH कहा जाता है। तो जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं और मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी GH दो प्रकार के होते हैं। पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओवल्यूशन और ओवरी के फॉलिकल की वृद्धि में सहायक होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जो स्पर्म डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, और फीमेल में जो ओवल्यूशन डेवलपमेंट और ओवल्यूशन सिक्रीशन की जो प्रक्रिया होती है, और साथ में ओवरी में फॉलिकल की वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH जो होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH जो होते हैं, LH मेल में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो कि मेल और फीमेल में निकलते हैं। सेकेंडरी चेंजेस यानी सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस जो मेल और फीमेल में आते हैं और जो मेल और फीमेल की कैटेगरी को डिसाइड करते हैं, वो हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहलाते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाते हैं, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन से निकलते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि मैंने आपको बता दिया है, मेल में टेस्टोस्टेरॉन तथा फीमेल में एस्ट्रोजन का स्त्रावण जो है वो करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस जो कि मेल और फीमेल की कैटेगरी को डिसाइड करते हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के पहले मैंने आपको बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आंतरिक जो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवल्यूशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी FSH होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए अब हम जानते हैं दुग्धजनक हार्मोन के बारे में, जिसे लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमसे प्रोलैक्टिन भी पूछा जाएगा तो हमें ध्यान रखना है कि यह दुग्धजनक हार्मोन ही है। दुग्धजनक हार्मोन महिलाओं में शिशुओं के लिए दुग्ध के उत्पादन के लिए और साथ में कार्पस ल्यूटियम के स्रावण के लिए जिम्मेदार हार्मोन माना जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है कि लैक्टोजेनिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एक ही होते हैं। यहाँ पर हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है होता है। उसके बाद हम देखते हैं मेलेनोसाइटिक प्रेरक हार्मोन, यानी त्वचा के रंग, तिल, चकत्ते आदि को
निर्धारित एवं प्रभावित करता है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो त्वचा के रंग को जो डिसाइड करते हैं मेलेनिन, उनके प्रोडक्शन और उनको प्रोडक्शन और कंट्रोल के लिए जो मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन होता है वो नियंत्रित करता है। तो बेसिकली एंटीरियर लोब से निकलने वाले इतने ही हार्मोन हमें पढ़ने हैं जो कि एग्जाम पर्पस से महत्वपूर्ण है और हमें जानना अति आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो मोस्टली पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन निकलते हैं, वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। तो जिनने भी एक्टिवली मेडिकल फील्ड में एज ए मेडिकल ऑफिसर या एज ए कंसल्टेंट या एज ए नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टाफ काम किया हो या काम कर रहे होंगे तो वो इन हार्मोन्स का नाम जरूर मेडिसिन फॉर्म में उनने सुना होगा। तो पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स में वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन जो है वो आते हैं और जानते हैं अब इनके बारे में। तो किडनियों में जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है जो एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन है वो किडनियों में जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, रक्तवाहिनियों को संकुचित कर रक्तचाप ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, शरीर में जल का संतुलन। यानी वैसोप्रेसिन यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक से ही समझ में आ रहा है, डायरेटिक का मतलब होता है कि मूत्र को उत्तेजित करने वाला यानी पेशाब को बढ़ाने वाला, यानी एंटी डायरेटिक का मतलब होगा कि पेशाब की वृद्धि को रोकने या नियंत्रित करने वाला। तो नाम से ही स्पष्ट है एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो जब पेशाब को नियंत्रित किया जाएगा इसका मतलब कि शरीर में जल का संतुलन बनाया जा रहा है या जल का संतुलन जो बना सकता है ये हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये संतुलन बनाने का कार्य जो है वो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट जहाँ पे ये हार्मोन वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन पाया जाता है तो ये किडनियों में जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, रक्तवाहिनियों को संकुचित कर रक्तचाप को बढ़ाता है। जब रक्तवाहिनियां संकुचित होंगी तो रक्तचाप जो है वो अपने आप बढ़ेगा, जो दीवारों पर प्रेशर बढ़ेगा तो रक्तचाप अपने आप बढ़ेगा। तो रक्तवाहिनियों को संकुचित कर रक्तचाप को बढ़ाता है और शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का कार्य ये हार्मोन करता है। आगे देखते हैं ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। गर्भावस्था में गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा कर प्रसव पीड़ा पैदा करना तथा स्तन में दुग्ध उत्पादन में सहायक। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें समझ लेनी है। कई बार जिनने एक्टिवली मेडिकल फील्ड में काम किया होगा उनने देखा होगा कि जब प्रसव पीड़ा में महिलाएं आती हैं और बच्चेदानी जो है वो प्रॉपर खुल नहीं पाती है, बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर खुलता नहीं है, तो पिटोसिन के इंजेक्शन उन्हें लगाए जाते हैं। ये पिटोसिन के इंजेक्शन जो है मांसपेशियों को संकुचित कर प्रसव पीड़ा पैदा करते हैं। तो ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रसव पीड़ा को पैदा करने और मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए। देखते हैं ऑक्सीटोसिन पिटोसिन हार्मोन गर्भावस्था में गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा कर प्रसव पीड़ा पैदा करने तथा स्तन में दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है। तो दुग्ध उत्पादन के लिए हमें दो हार्मोन मिल जाते हैं। और अब हम जानते हैं अवटु यानी थायराइड ग्रंथि के बारे में। अवटु इसका हिंदी नाम है, सामान्य नाम थायराइड ग्रंथि है और लगभग सभी ने थायराइड का नाम तो जरूर सुना होगा, थायराइड ग्रंथि के या थायराइड रोग का या किसी न किसी रूप में थायराइड का नाम जरूर सुना होगा। अवटु या थायराइड ग्रंथि श्वास नली ट्रेकिया के दोनों तरफ स्वरयंत्र लैरिंग्स के नीचे स्थित कहाँ होती है? स्वरयंत्र यानी लैरिंग्स के नीचे। लैरिंग्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो लैरिंग्स के नीचे श्वास नली ट्रेकिया के दोनों तरफ, श्वास नली के दोनों तरफ स्वरयंत्र यानी लैरिंग्स के नीचे स्थमस के माध्यम से जुड़ी रहती है। जो इनको जोड़ने की कड़ी है उसे स्थमस कहते हैं। तो स्थमस के माध्यम से ये जुड़ी रहती है, ट्रेकिया के दोनों तरफ लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। आगे देखते हैं खोखली और गोलाकार पुटिकाएं यानी फॉलिकल्स से थायरोग्लोब्यूलिन का स्त्रावण एवं T4 थायरोक्सिन तथा T3 ट्रायोडोथायरोनिन, ध्यान रखेंगे T3 ट्रायोडोथायरोनिन का संश्लेषण होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि खोखली और गोल पुटिकाओं से, खोखली और गोल पुटिकाओं से जो इसकी संरचना होती है उसमें खोखली गोल पुटिकाएं पाई जाती हैं। तो उन खोखली और गोल पुटिकाओं से थायरोग्लोब्यूलिन का स्त्रावण एवं T4 तथा T3 का संश्लेषण होता है। ध्यान रखेंगे
कि थायरोग्लोब्यूलिन का स्त्रावण यानी सिक्रीशन, खोखली जो इनकी सरफेस होती है उसमें खोखली गोल गोल पुटिकाएं पाई जाती हैं, उन खोखली गोल पुटिकाओं से थायरोग्लोब्यूलिन, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि थायरोग्लोब्यूलिन कहाँ से निकलता है तो हमारा आंसर होगा थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं या फॉलिकल्स से। तो थायरोग्लोब्यूलिन का स्त्रावण एवं T4 यानी थायरॉक्सिन और T3 यानी ट्रायोडोथायरोनिन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस यानी बनाने की क्रिया जो होती है वो होती है इनकी पुटिकाओं में। आगे देखते हैं कि इनमें आयोडीन की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। मुख्य कार्य क्या होता है? उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। एक लाइन में अगर कोई पूछे कि थायराइड ग्रंथि का काम क्या है तो मेटाबॉलिज्म या बीएमआर को मेंटेन करना, तो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म तथा बीएमआर यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट या रेशियो को नियंत्रित करना तथा शरीर के विकास, तापमान, बौद्धिक विकास, हृदय गति, रक्तचाप पर नियंत्रण रखना। तो मेटाबॉलिज्म या बीएमआर को नियंत्रित करना, साथ में शरीर के विकास, तापमान, बौद्धिक विकास, हृदय गति, रक्तचाप का नियंत्रण करना। आगे देखते हैं घेंघा यानी गोइटर, भोजन में आयोडीन की कमी के कारण ग्रंथि का बड़ा हो जाना। घेंघा यानी गोइटर आपने देखा होगा, अब तो बहुत रेयर दिखाई देता है, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं जो हैं वो गोइटर से प्रभावित दिखती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी ग्रंथि जो है वो निकली हुई दिखाई देती है, वही घेंघा रोग है। बेसिकली भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आगे देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म, मोस्ट कॉमनली देखा जाता है भारत में हाइपोथायराइडिज्म से प्रभावित महिलाओं को। हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है? T4 यानी थायरॉक्सिन के अल्प स्त्रावण के कारण थकान, मोटापा, ठंड लगना, कब्ज, सूखी त्वचा, बालों का झड़ना, नाखून टूटना, मासिक धर्म का बिगड़ना, ये सिम्टम्स जो हैं वो हाइपोथायराइडिज्म में आते हैं। बेसिकली T4 यानी थायरॉक्सिन का अल्प स्त्रावण जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन T3 T4 की अधिकता, यानी थायराइड हार्मोन T3 और T4 की अधिकता के कारण थायरॉक्सिन हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स आते हैं। और सिम्टम्स उसमें होते क्या हैं? सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बिल्कुल विपरीत, यानी अगर उसमें मोटापा आता है तो इसमें आदमी दुबला होता है, उसमें त्वचा फूली और सूखी होती है तो इसमें त्वचा बिल्कुल चिकनी जैसी दिखाई देगी, आंखें बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं, बाल झड़ने के साइन नहीं होते, मरीज को लगातार गर्मी लगती रहती है और पसीना आता रहता है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में मरीज को ठंड लगती है, तो इसको उसके विपरीत सिम्टम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो कमी से हो रहा है और ये अधिकता से हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जड़ मानवता यानी क्रेटिनिज्म। बच्चों में थायराइड के अल्प स्त्रावण के कारण बच्चे बौने ड्वार्फ हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मिक्सेडिमा यानी थायराइड के अल्प स्त्रावण के कारण उपापचय की गति मंद हो जाती है। जड़ मानवता यानी क्रेटिनिज्म और मिक्सेडिमा। इसके बाद हाशीमोतो महत्वपूर्ण है, हाशीमोतो ध्यान रखेंगे। एंटी इम्यून रोग होता है। पहले तो हाशीमोतो के बारे में जानना है कि ये एंटी इम्यून रोग होता है, यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करने का काम करता है। एंटी इम्यून रोग होता है, थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। यानी हाशीमोतो रोग जो है वो एंटी इम्यून रोग है, थायराइड ग्रंथि को खत्म करता है और थायराइड की आत्महत्या भी इसे कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है हाशीमोतो रोग को। उसके अलावा जड़ मानवता बच्चों में थायराइड के अल्पस्राव के कारण और मिक्सेडिमा थायराइड के अल्पस्राव के कारण उपापचय की गति मंद होती है। ये दोनों हैं हाइपरथायराइडिज्म अधिक सिक्रीशन, हाइपोथायराइडिज्म कम सिक्रीशन, और घेंघा भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है वो घेंघा होता है। इसके अलावा अगले पार्ट में हम रोगों के बारे में विस्तार से एक बार और देख लेंगे। अब हम जानते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी परावटु ग्रंथि के बारे में। परावटु हिंदी नाम है, पैराथायरॉयड अंग्रेजी नाम है, जो आपको याद करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है, संख्या 4 होती है। छोटी छोटी ग्रंथियाँ 1 2 3 4 ऐसी लगी होती हैं और बेसिकली थायराइड ग्रंथि के बिल्कुल पीछे होती है। थायराइड ग्रंथि के बिल्कुल पीछे होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। मटर के दाने के समान 4 ग्रंथियाँ होती हैं। पैराथायराइड से मुख्यतः 2 हार्मोन पैराथायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन निकलते हैं। पैराथायरॉक्सिन रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर निकलता है। ध्यान रखेंगे कि जो पैराथायराइड का पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, वो रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर निकलता है, हड्डियों के अतिरिक्त भाग को गलाता है, क्योंकि जब कैल्शियम की कमी होगी तो वह हड्डियों के अतिरिक्त या
ओवर स्टॉक कैल्शियम का जो पार्ट होगा उसको गलाएगा और हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। कैल्शियम का अवशोषण और पुनरावशोषण, यानी कैल्शियम को शरीर में नियंत्रित करने, बढ़ाने, मेंटेन करने का जो कार्य है वो पैराथायराइड हार्मोन का है। और स्पेसिफाइड हम करें तो पैराथायराइड हार्मोन का मतलब पैराथायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि का पैराथायराइड हार्मोन जो है वो स्पेसिफाइड हार्मोन कहा जाएगा या स्पेशलिस्ट कहा जाएगा बॉडी में कैल्शियम के लेवल को संतुलित रखने के लिए, यानी कमी होने पर ये उसे बढ़ाता है, उसके पुनरावशोषण को बढ़ाता है। और दूसरा अवशोषण और पुनरावशोषण और कैल्शियम नियंत्रण और दांतों की वृद्धि और कैल्शियम से जुड़ा जितना भी पार्ट है हड्डियों का, दांतों का विकास, इन सब चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो मोस्टली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथायरॉक्सिन या पैराथायराइड हार्मोन, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, निकलता है और वो कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम देखते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर निकलता है, यानी बिल्कुल विपरीत। यानी अगर आपसे ये सवाल भी पूछा जाए कि पैराथायराइड हार्मोन का विपरीत हार्मोन कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा कैल्सीटोनिन, क्योंकि पैराथायराइड या पैराथायरॉक्सिन जो है वो कैल्शियम की कमी पे निकलता है और जो कैल्सीटोनिन है वो कैल्शियम की अधिक मात्रा हो जाने पर निकलता है। तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। यानी पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य जो भी उसके कार्य हैं उसके बिल्कुल विपरीत कैल्सीटोनिन कार्य करेगा। आइए अब जानते हैं अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों किडनियों के ऊपर स्थित होती है और इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और एक अंदरूनी भाग जिसे मेडुला कहते हैं। हम ये ध्यान रखना है कि बाहरी भाग किसी भी ऑर्गन का जिसके अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं, अंदर और बाहर का, तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है, दो भाग होते हैं, बाहरी कॉर्टेक्स और भीतरी जो है वो मेडुला होते हैं। अब देखते हैं हम कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को देखते हैं। तो कॉर्टेक्स से मोस्टली दो हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, पहला हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल को हम ध्यान रखेंगे, जीके के पर्पज से महत्वपूर्ण है कि इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय, जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम का नियंत्रण तथा रक्त वाहिनियों पर नियंत्रण रखता है। तो कॉर्टिसोल जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहा जाता है, जीके के पर्पज से हमें ये भी ध्यान रखना है कि कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हमें ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलने वाला कॉर्टिसोल, जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। दूसरा एल्डोस्टेरॉन को भी हमें ध्यान रखना है कि इसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड समझ लेंगे। तो इसे दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, जिसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो नाम आया है वो मिनरल से आया है क्योंकि इसका मुख्य कार्य जो है वो शरीर में मिनरल्स को मेंटेन करने का होता है। एल्डोस्टेरॉन लवण प्रतिरोधक हार्मोन होता है, लवणों को बचाता है, शरीर में इनके अति सिक्रीशन को रोकता है, लवण प्रतिरोधक हार्मोन है। इसके प्रभाव से EFC यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, EFC यहाँ पे लिखा हुआ है, EFC होगा ये, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कोशिकाओं के बाहर का जो फ्लूइड होता है और रक्त में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और H2O की आवश्यक मात्रा को बनाए रखता है। किडनियों के पुनरावशोषण और परासरणी दाब को बनाए रखता है। तो किडनियों पर ये एक विशेष तरह का दाब बना के रखता है जिससे कि शरीर में लवणों के सिक्रीशन को रोका जा सके, शरीर से बाहर जाने से रोका जा सके, इसलिए इसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहा जाता है। तो अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए कि शरीर में लवणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन शरीर के किस भाग से निकलता है, तो हमारा जवाब होगा एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जो निकलता है हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसे कि एल्डोस्टेरॉन भी कहते हैं, इस चीज़ को नियंत्रित करता है।
तीसरा होता है इसमें लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन मेल में एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में एस्ट्रोजन के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है। सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन। एक और विशेष बात जो है वो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ये है, इसे 4S ग्लैंड कहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इसे 4S ग्लैंड कहते हैं। अपने जीको को और बढ़ाने के लिए हमें ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आता है तो उस पर्पज से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसे 4S ग्लैंड कहते हैं। 4S का मतलब है सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले एस का मतलब है सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरे एस का मतलब है शुगर मेटाबॉलिज्म, तीसरे एस का मतलब है साल्ट रिटेंशन और चौथे एस का मतलब है सेक्स हार्मोन। तो ये चारों तरह के कार्य जो है वो ये एड्रिनल ग्लैंड करती है। शुगर मेटाबॉलिज्म करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, साल्ट रिटेंशन का काम करता है क्योंकि लवणों को जाने से रोकता है, और चौथा है सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिंग हार्मोन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन मेल में और फीमेल में एस्ट्रोजन के सिक्रीशन के लिए ये भूमिका निभाता है। तो इसे 4S हार्मोन या 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स को। मेडुला यानी जो अंदर का भाग होता है, कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग है उसे हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जानते हैं मेडुला। मेडुला से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे जीवन की जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने आप में महसूस करते हैं, और हम देखेंगे कि अब इसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है, ये आपको पता चलेगा अभी। तो मेडुला जो है वो मेडुला से मुख्यतः एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो निकलते हैं। दो तरह के मुख्यतः हार्मोन निकलते हैं, एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन। इन दोनों का नाम जो है वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने बहुत आराम से सुना होगा। तो एड्रीनेलिन जो है वो एड्रेनिन और एपिनेफ्रिन भी कहलाता है, ध्यान रखेंगे, इसे एड्रेनिन या एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। गुस्सा, डर, तनाव, व्यस्तता में अत्यधिक स्रावित होता है, यानी जब भी हम किसी समस्या में आएंगे, किसी से हमारा झगड़ा हो जाए, हमारे ऊपर कोई आफत आ जाए, हमें कोई नुकसान हो जाए, जैसे ही हम तनाव की स्थिति में आएंगे तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला यानी अंदरूनी भाग से एक विशेष हार्मोन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, जो कि हमें ऐसी परिस्थितियों को झेलने और ऐसी परिस्थितियों में उचित डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदार बनाता है। आपने देखा होगा कि जब हम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो हमारी आवाज़ में परिवर्तन और हमारे हाथ पैर में कंपन जैसी क्रिया शुरू होती है। वो इसी हार्मोन यानी एड्रीनेलिन, जिसे कि एड्रेनिन और एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, के सिक्रीशन की वजह से शुरू होता है। तो गुस्सा, डर, तनाव, व्यस्तता में अत्यधिक स्रावित होता है। यह रोंगटे खड़े करने वाला, धड़कन को बढ़ाने वाला, संकट में उचित कदम उठाने को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। हम देख रहा है यह रोंगटे खड़े करने वाला, कई बार हमारे यहाँ से ऐसा हमें लगता है कि कान हमारे गर्म हो रहे हैं, पसीना हमें कानों के पीछे से या यहाँ से आ रहा है, हमारे बाल कुछ खड़े हो रहे हैं। तो ये सारे परिवर्तन जो हैं रोंगटे खड़े करने वाले, धड़कन को बढ़ाने वाले और व्यस्तता, तनाव और संकट में उचित कदम उठाने के लिए जो प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है वो मेडुला से निकलने वाला एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, जो कि हम डेली लाइफ में अपने ऐसा देखते हैं कि हमारे साथ या किसी और के साथ ऐसा हम लगातार देखते ही रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि चिकित्सा में इंट्राकार्डियल इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्राकार्डियल का मतलब है कि हार्ट के अंदर इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। हार्ट के अंदर इंजेक्शन लगाने के लिए हम एक एग्जैक्ट पोजीशन का सिलेक्शन करते हैं दोनों, और जो हमारी पसलियां होती हैं उनके बीच से हम इंजेक्शन जो है वो सीधे हार्ट में लगाते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है वो एड्रीनलिन का ही इंजेक्शन होता है, जो कि हार्ट को पुनः से धड़कने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हमें ये इंजेक्शन जो है वो हार्ट में लगाया जाता है। मतलब जब किसी को कार्डियक अरेस्ट या हृदय धड़कन रुकने की समस्या होती है तब उसे लगाया जाता है। तो इंट्राकार्डियल इंजेक्शन लगाया जाता है बंद धड़कन या बंद हृदय को वापस चालू करने के लिए। यानी अगर किसी का किसी भी वजह से अचानक से या किसी भी कारण से हृदय बंद हो जाए तो इंट्राकार्डियल इंजेक्शन जो लगाया जाता है वो एड्रीनेलिन का इंजेक्शन होता है। एक चीज़ हमने ये जान ली। दूसरा कि ये संकट की परिस्थितियों में उचित डिसीजन लेने
के लिए मजबूर करने वाला हार्मोन है, जो कि शरीर में कुछ विशेष रासायनिक परिवर्तन भी पैदा करता है, वो है हार्मोन है एड्रीनलिन। तो इसे हमें याद रखना है। दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रीनलिन। यह हृदय को उत्तेजित और संकुचित कर रक्तचाप को बढ़ाता है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ये पता होगा, नॉर एड्रीनलिन जिसका शॉर्ट नेम नॉरेड होता है। नॉरेड इंजेक्शन जो होता है वो किसी भी रोगी जो कि किसी गहन बीमारी से पीड़ित है या किसी भी कारण से, या शरीर से पानी निकल जाने से, किसी भी कारण से अगर उसका रक्तचाप नीचे आता है तो उसे नॉरेड या नॉर एड्रीनलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन जो हैं वो अंदर जाके रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने का काम करते हैं, और ये रक्त वाहिनियाँ जब सिकोड़ती हैं तो व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ता है। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य रखना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर रक्तचाप सामान्य नहीं होगा तो शरीर में कुछ हिस्सों में रक्त की सप्लाई बराबर नहीं होगी, और बराबर रक्त सप्लाई ना होने पे वो अंग जो है वो जो है अपने फंक्शन को ख़त्म करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, जिनमें से किडनियों पे विशेष तौर पे इनका फर्क पड़ता है। इसलिए सामान्य रक्तचाप बना के रखना जरूरी होता है। तो सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है वो नॉर एड्रेनलिन या नॉरेड का है, जो कि हार्मोन होता है हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड का, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से निकलता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नॉर एड्रेनलिन यह हृदय की उत्तेजित और संकुचित कर रक्तचाप को बढ़ाता है। मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स, अगर जीके में हमसे पूछा जाए कि लड़ो और उड़ो हार्मोन्स किस ग्रंथ से निकलते हैं, तो सीधा और सटीक जवाब होगा एड्रिनल ग्लैंड से। और अगर उसको स्पेसिफाइड करके पूछा जाए कि एड्रिनल ग्लैंड के किस हिस्से से निकलते हैं, तो हमारा जवाब होगा मेडुला से। कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मेडुला यानी अंदरूनी भाग से। तो अंदरूनी भाग से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन निकलते हैं, और इन दोनों को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। आगे हम देखते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि हृदय के आगे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि जो है वो हृदय के आगे स्थित होती है। थाइमोसिन, थाइमिन 1, थाइमिन 2 का स्त्रावण जो है वो यह ग्रंथि करती है। ध्यान रखेंगे कि थाइमोसिन, थाइमिन 1 और थाइमिन 2 का स्त्रावण जो है वो यह ग्रंथि करती है। लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण, प्रतिरक्षा, इसे बुढ़ापा रोधी ग्रंथि भी कहा जाता है। बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। एक्चुअली इस ग्रंथि का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रतिरक्षा का। 3 तरह के हार्मोन थाइमोनिन, थाइमिन 1 और थाइमिन 2 का सिक्रीशन करती है। साथ ही इसका काम जो है वो लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। जीके के पर्पज से हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि वृद्धावस्था में यह ग्रंथि लुप्त हो जाती है, और इसे बुढ़ापा रोधी हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बाहरी खतरों से, बाहरी आक्रमणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। आगे हम देखते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि मानी जाती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है, लेकिन जब पीनियल ग्रंथि की बात आती है तो पीनियल ग्रंथि को भी कुछ जगह पे पीयूष ग्रंथि से छोटा बताया गया है। पर इसके बारे में क्लियर क्या है और साइंस क्या मानता है, ये कई जगह पे कंट्रोवर्शियल है। पर मैं अगले पार्ट में इस चीज़ का आपको सटीक जवाब दूंगा कि अगर हमसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि दोनों उसमें दी गई हो, तो हमें आंसर किसमें करना है, इसका जवाब मैं आपको कल के वीडियो में दे दूंगा। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। मिलेटोनिन का उत्पादन, जो कि निद्रा चक्र, दैनिक ताल को नियंत्रित करता है, इसे जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन जो होता है वो मिलेटोनिन हमारे शरीर में हमारे निद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। निद्रा चक्र का मतलब होता है कि रात हुई, रात में हमें सोना है, 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेने के बाद हमें सुबह उठ आना है, अपने कार्य में एक्टिव हो जाना है, और फिर जब हमारा शरीर थकेगा तो फिर मिलेटोनिन जो है वो हमारे दिमाग को सोने के लिए विवश करेगा। तो ये एक स्लीप साइकिल होती है, निद्रा चक्र होता है, जिसे मेंटेन करने का काम जो है मिलेटोनिन करता है। और ये मिलेटोनिन जो है वो
पीनियल ग्लैंड से निकलता है जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो मेलेटोनिन का उत्पादन जो कि निद्रा चक्र को या दैनिक ताल यानी जो हमारे दिन का रूटीन होता है, जो हमारा डेली रूटीन होता है, उसको मेंटेन करने का काम जो है वो मेलेटोनिन करता है, जो कि पीनियल ग्रंथि से निकलता है। अगर किसी का दैनिक ताल या निद्रा चक्र डिस्टर्ब होता है तो उन्हें मेलेटोनिन की दवाइयाँ भी खिलाई जाती हैं जिससे कि उनका निद्रा चक्र मेंटेन हो सके। साथ में इसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। जैविक चक्र यानी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जो हमारे दिन की दिनचर्या है, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा काम करना, फिर हमारा सोना, तो इस चीज़ को नियंत्रित करने वाला हार्मोन मेलेटोनिन है, जिसे जैविक चक्र यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आज हमने हार्मोन्स जो पढ़े, मैक्सिमम हार्मोन्स हमने पढ़ लिए हैं। जो कुछ हार्मोन्स बचे हैं जिनमें से अभी पैंक्रियास से निकलने वाले हार्मोन्स और कुछ हार्मोन्स हैं जो हमें पढ़ना है, तो वो हार्मोन्स और हार्मोन्स से जुड़ी हुई डिसीज़ के बारे में एक सामान्य सी जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारियों में लगे रहिए। धन्यवाद।